नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 49वीं कड़ी में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो मैं बार बार बताता हूं कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसका कौन सा विषय संख्या है। तो आज का जो विषय है वो संविधान के 11वीं अनुसूची के 24वां विषय है। 29 विषय है, अब आज है 24वां विषय। इसके पहले हम 23 विषय पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो ये 24वां विषय है और ये विषय है समाज कल्याण। अभी देखिए, समाज कल्याण विषय ऐसा है कि आपको अगर समाज कल्याण हो तो समझते हैं कि कुछ परिवार कल्याण विषय, समाज कल्याण नहीं बल्कि परिवार कल्याण। तो ये जो परिवार कल्याण के बारे में जो विषय है, आप साधारण यही समझते हैं कि परिवार के कल्याण से संबंधित ये मामले होंगे, और इसलिए आपके दिमाग में बार बार ये आती है कि आखिर परिवार का कल्याण क्या है। लेकिन जो ये परिवार कल्याण का ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि किस परिप्रेक्ष्य में ये इस्तेमाल किया गया है। अब ये जान लीजिए कि परिवार का कल्याण का जब हम चर्चा करते हैं विषय के रूप में जो संविधान में दी गई है, तो उसमें दो बातें मुख्य हैं। पहला बात यह है कि सीमित परिवार, ये समझिए एक परिवार कल्याण में जिस विषय के संबंध में हम बता रहे हैं, तो इस विषय में ये समझ के रखा गया है कि इसमें इस मामले में सीमित परिवार के बारे में इसमें अधिकार दिए गए हैं ग्राम पंचायतों। दूसरा है समुचित पालन पोषण, मतलब जो परिवार है उसका समुचित पालन पोषण। तो जो परिवार है उसमें जो समुचित पालन पोषण के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाएंगे सरकार की ओर से या व्यवस्था की ओर से, उसमें इनको शामिल किया गया। तो एक तरह से दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई कि सीमित परिवार और परिवार का समुचित पालन पोषण। अब ये देखिए कि जो क्यों ऐसा रखा गया, और ये इतने महत्वपूर्ण विषय को गांव पंचायतों को दिया गया। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर में इतने महत्वपूर्ण विषय को गांव पंचायतों को दिया गया है, तो कुछ समझा गया होगा ना कि ग्राम पंचायतें इसको किस तरह से, इतने महत्वपूर्ण विषय को किस तरह से अपनी योजना लाएंगे और किस तरह से इसको क्रियान्वित करेंगी, इसलिए तो दिया गया है। अन्यथा इतना महत्वपूर्ण विषय को गांव पंचायतों को देने का कोई मतलब नहीं था। ग्राम पंचायत को क्यों दिया जाएगा कि ये जब अगर उनके नहीं समझते कि ये महत्वपूर्ण है और गाँव के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये विषय दिया गया। अब आप ये जान लीजिए कि क्यों सीमित परिवार क्यों जरूरी है। सीमित परिवार इसलिए जरूरी है कि आप परिवार में जो आपके पास जितना भी संसाधन है, वो परिवार में जिसके संसाधन है उसके हिसाब से अगर आपके परिवार के सदस्यों की संख्या है तो उनका जो पालन पोषण तो अच्छा ही होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका भविष्य अच्छा होगा, उनका शिक्षा दीक्षा अच्छा होगी, और वो एक तरह से सुखी जीवन निर्वाह करेंगे। इसलिए संसाधन के अंतर्गत अगर आप पास इतना संसाधन हो, उतने बच्चे हों, तो और परिवार उतना बड़ा हो, तो बहुत अच्छी बात है कि संसाधन के हिसाब से सबको आप जीवन सुखी रख सकते हैं। आप उनका सबका जीवन आराम और सुखपूर्वक जी सकता है। लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है और उसके बाद आपने परिवार की संख्या बढ़ा ली, तो क्या होगा कि गरीबी में आप पूरी जिंदगी जितना आप कमाएंगे वो पेट भरने तक पहुंच पाएगा। बाकी जो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, और भी जो स्वास्थ्य के अलावा, जो शिक्षा के अलावा जो पारिवारिक खर्चे होते हैं या शादी विवाह, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके जो ज़रूरतें हैं एक समाज में रहने के लिए, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो क्या होता है कि आप पूरी ज़िंदगी आपका परिवार गरीबी में उलझा रहता है, फंसा रहता है, और वो एक के बाद वो कोशिश करता है, लेकिन श्रम भी करता है, लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि खाने वाले और उसको लेने वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं, उतना संसाधन आ नहीं पाता। तो ये बहुत एक तरह से यही देश के लिए भी, यही व्यवस्था देश के लिए भी है कि अगर देश के पास संसाधन है बहुत ज़्यादा और उसके हिसाब से उनके पास संख्या है, सबको खिला सकते हैं, तो अच्छा है। नहीं तो देश के पास अगर संसाधन कम है और संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो देश के लोग, तो आप समझ लीजिए कि देश के तो हमेशा आधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी में रहेगी। अब जब गरीबी में रहेगी तो वो जनसंख्या समझ लीजिए कि तमाम तरह तरह की समस्याएं पैदा करती हैं, क्योंकि गरीबी में एक समस्या नहीं, गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसको आप
क्या क्या गरीबी समस्या ला सकती है उसको आप बता नहीं सकते। आप समझते हैं कि इतने गरीबी में ये समस्या आती है, लेकिन गरीबी में एक के बाद एक दूसरी समस्या एक तरह से बढ़ती चली जाती है। तो देश ने, भारत चूंकि जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो भारत एक तरह से गरीब देश था, समझे आपने। तो इसीलिए भारत ने क्या किया कि जैसे देश आज़ाद हुआ तो भारत ने सोचा कि हमारे अपने आबादी को हम कम करें, और आबादी को नहीं कम करेंगे तो हमारे पास संसाधन होता है नहीं, जैसे कि हम सबको शिक्षा दे सकें, स्वास्थ्य दे सकें, सबके पास घर दे सकें, मकान दे सकें, या और भी जो सुविधाएं उनको चाहिए उनको भोजन दे सकें, ये नहीं था। उसमें तो अन्न भी नहीं पैदा होता था, बहुत कम अन्न पैदा होता था। तो भारत दुनिया का पहला देश है। देखिए ये अपने आप में भारत, ये बहुत विशेष बात है कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने कि 1952 में ही परिवार नियोजन की व्यवस्था लाई। परिवार नियोजन का मतलब सीमित परिवार रहने की योजना भारत ने सन 1952 में ही ये लॉन्च कर दिया, एक तरह से भारत में लागू किया, ताकि परिवार नियोजित होंगे तो संख्या कम होगी, तो संसाधन जितना मेरे पास जैसे बढ़ता जाएगा उनको हम खुशहाल करते जाएंगे। एक बटा, जबकि और संख्या भी कोई भारत में कम नहीं थी। भारत में देखिए जो सन 52 में भारत में एक जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ लोगों की। जब देश आज़ाद हुआ तो 40 करोड़ लोग थी, और इसलिए उन्होंने और जरूरी समझा क्योंकि आज़ाद, और इसमें दुनिया के जो 1/6 आबादी भारत में थी। अब बताइए, दुनिया के जो पूरे संसाधन उसके 1/6 आबादी तो भारत में रह सकती है, और संसाधन के मामले में भारत में दुनिया में पिछड़ा देशों में गिना जाता था। वो अंडर डेवलप्ड कंट्री जिसको कहते हैं कि जो अविकसित देश, तो अविकसित देश में भारत था, और जनसंख्या उसकी 40 करोड़ थी, मतलब और दुनिया के 1/6 लोग। इसलिए उन्होंने ये लागू किया। और होता क्या है कि जब ये आप जनसंख्या के साथ साथ जो भारत में देखने को मिला कि उस समय इस जनसंख्या का दुष्प्रभाव ये था कि लोग माताएं जो है बच्चा जब पैदा करते थे तो बहुत सारी माताएं तुरंत मर जाती थी, बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, कुछ बच्चे पैदा होने के अभी महीने 2 महीने के अंदर काफ़ी संख्या में। और आज भी आपको आश्चर्य होगा, भारत में आज भी सबसे ज़्यादा माताएं जो गर्भधारण करती हैं वो मरती हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो पैदा होते हैं 1-2-3 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा दुनिया में भारत में मरते हैं। सबसे ज़्यादा कम आयु के लोग भारत में रहते हैं। सबसे ज़्यादा बहुत बीमारियाँ आती हैं जो भारत में पैदा वालों को है। तो ये सब आज भारत करीब ये इन चीज़ों से निकल नहीं पाया है, तो वो स्थिति झेल रहा है। और उसका मुख्य कारण ये भी है कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उस समय 52 में जनसंख्या 40 करोड़ थी, और अब देखिए कि आज की जनसंख्या 2011 में जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें 1,21 करोड़ लोग थे। 1,21 करोड़। और ये उम्मीद की जा रही है कि 26 में ये जनसंख्या हमारी हो जाएगी 1,40 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, समझ लीजिए। तो 1,40 करोड़ का देश, इतने लोगों का देश, और आज हमारे पास संसाधन का देखिए परिवार नियोजन भी लागू किए, तो जनसंख्या तो रुकी नहीं, जनसंख्या तो बढ़ती रही। तो ये जो परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है, एक तरह से मैं नहीं कह रहा कि सफल कार्यक्रम हुई, ये फेल हुई। और मज़ेदार बात ये है कि देखिए जो जनसंख्या अगर कुछ कम हुई तो वो संपन्न लोगों में हुई, जो गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब ये भी एक अजीब बात है। ये परिवारों के मामले में, जनसंख्या के वृद्धि के मामले में ये देखने को मिलता है कि जो परिवारें संपन्न हो जाती हैं उनके यहाँ तो 1-2 बच्चे हो रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके यहाँ आज भी संख्या जो है उनके यहाँ कम नहीं हो रही है। किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 7 बच्चे तो हो रहा है। हालांकि ये बात है जरूर है कि पहले के मुकाबले में जबकि 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है ना। फिर भी नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में तो एक प्रचलन था कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने का, क्योंकि जीवन स्तर का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि न शिक्षा पर खर्च होता था, न दवाई पर खर्च होता था, न जीवन स्तर पर कोई खर्च होता था। किसी तरह से वो लोग मजदूरी करके जीते थे। तो उस समय तो कोई जीवन स्तर बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बहुत बड़े अच्छे मकान नहीं थे, साधनों की जरूरत नहीं थी, जैसा चल रहा है ज़िंदगी चलती थी। लेकिन अब तो सबको एक जीवन स्तर चाहिए ना, एक जीवन स्तर चाहिए उनको, खाना पीना, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, दवाई, पढ़ाई, अच्छा रोजगार, ये सारी चीज़ें अब जरूरत पड़ गई।
तो अब जरूरत पड़ गई है तो ज़्यादा बच्चों का कोई, अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो बच्चों की स्थिति को आप निश्चित रूप से न उनको न अच्छा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें दे सकते हैं, न उनको शिक्षा दे सकते हैं, न उनको रोजगार दिला सकते हैं, और वो एक तरह से आप पर तो परिवार पर बोझ पड़ेंगे, वो समाज पर भी बोझ बनते हैं। तो इसीलिए परिवार नियोजन भारत में लागू किया गया, और मैं आपको बताऊँ कि इस परिवार नियोजन का लाभ लोगों को नहीं मिला। तो इस परिवार नियोजन का लाभ क्यों नहीं मिला, उसका एक और भी कारण है कि हमारे देश में परिवार नियोजन को ही कहा गया कि हम लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे, लोगों के लिए नए नए मोटिवेट करेंगे, मतलब उनको प्रेरित करेंगे कि आप अपना परिवार काम करिए। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे किंवदंतियाँ गाँव में चलती हैं कि बच्चा भगवान का देन है, बच्चा हम क्यों उसको कम करें, भगवान सबको पालता है, तो जब भगवान सबको पालता है तो आने दो बच्चे को। लेकिन ये सारी किंवदंतियाँ उनको समझ भी इसलिए नहीं आती, वो लोगों ने भ्रमित हैं इसलिए कहते हैं। ये तो आजकल से ऐसा चला आ रहा है, था कभी किसी ने इन चीज़ों को बनाया होगा कि भगवान की देन है, इन चीज़ों को इसलिए बनाया होगा उस समय मनुष्य के जितने हाथ होते थे उतने ही आदमी श्रम करता था, वो श्रम से लोग साधन जुटाते थे। अब आपके हाथ से श्रम से साधन नहीं जुट सकता है। आप बहुत सारे लोग तो बिल्कुल हाथ नहीं चलाते हैं, सिर्फ दिमाग से ही संसाधन जुटा लेते हैं। तो अब हाथ की जरूरत नहीं है, अब तो आपके दिमाग की जरूरत का समय आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपके ज्ञान का समय आ रहा है। तो जब हाथ की जरूरत नहीं है, ज्ञान की और की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, तो उस समय तो थोड़े लोग भी रह के अच्छा संसाधन जुटा सकते हैं। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं उसको, लेकिन जो एक बार भ्रांति बन जाती है वो जल्दी टूटती नहीं। दूसरी बात ये थी कि उस ज़माने में जो गर्भधारण का जो तरीका था, तो उसको रोकने का कोई जो नए तरीके थे वो सब प्राकृतिक थे, कोई कृत्रिम तरीका नहीं था कि जिससे कि बच्चों का प्रजनन को रोका जा सके। लेकिन अब तो कृत्रिम प्रजनन के संसाधन बहुत आ चुके हैं, और इसलिए ये जानना जरूरी है कि अब कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बच्चे को प्रजनन रोकते हैं और समझते हैं, अपने संसाधनों की हिसाब रखते हैं, तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई है। सरकार ने एक पूरा विभाग खोल रखा है, परिवार कल्याण नियोजन विभाग, हर राज्यों में है, केंद्र में है, और इसकी शाखाएं आप देखते हैं कि गांव-गांव तक पहुंची हैं, जिले में है, और तमाम इसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को इसको बताया जाए कि परिवार नियोजन कृत्रिम साधनों से कैसे अपने को आप कर सकते हैं कि जब चाहे तब आप बच्चा पैदा करें। तो अब कृत्रिम साधन उपलब्ध हो गए, तो अब ये समझने की होता है कि जब हमारे पास कृत्रिम साधन है तो हम अपने परिवार को नियोजित करके और जितना हमारे पास संसाधन है उतने बच्चे पैदा करें, ताकि हर बच्चे को खुशहाल बनाएं। और जो स्त्रियां हैं, जब बच्चे कम पैदा होते हैं तो वो खुश रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, खूब काम करती हैं, तरह तरह की उनका भी जीवन जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, लंबे समय तक वो अपना स्वास्थ्य का इंजॉय लाभ उठाती हैं, एक तरह से लंबे समय तक स्वस्थ रह के वो जीवन को सुखी रखती हैं, प्रसन्न रखती हैं। लेकिन अब जैसे 8 बच्चे हुए तो देखिए माताओं की हाल होती है कि वो बहुत जल्दी वो बूढ़ी दिखने लगती हैं। जबकि शहर में देखिए जिनके पास कम बच्चे हैं तो महिलाएं भी 60-70 साल की महिलाएं भी बिल्कुल सक्रिय दिखती हैं, उनके पास न चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, न कमर टेढ़ा है, न कुछ नहीं, आँखें ठीक हैं, सब तरह से वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने के पास 2 बच्चे हुए, और 2 बच्चे उनके 25-30 साल में बच्चे हो गए, उसका पूरा जीवन उन्होंने अपने को सक्रिय रखा सब कामों में। तो ये मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरकार इन योजनाओं को जो चला रही है, उन योजनाओं को क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं सरकार की इतनी योजनाएं चली। एक सरकार ने 2000 में एक जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रव्यापी एक नीति भी बनाई, तब भी जनसंख्या नहीं कम हो रही। तो इसका कारण क्या है कि या तो सरकार अपनी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पाए। देखिए जनसंख्या भी ये हो रहा है कि जनसंख्या भी शहर में तो कुछ कम हुई, लेकिन गाँव के मुकाबले, उसके मुकाबले गाँव में जनसंख्या नहीं कम हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि संपन्न लोगों में कम हो रही है, गरीब लोगों में नहीं कम हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि इन योजनाओं में गाँव की उपेक्षा हुई। जो योजनाएं गाँव तक पहुँचना चाहिए था परिवार नियोजन की, वो परिवार नियोजन की ढंग से नहीं पहुँची। अब जब नहीं पहुँची तो इसके लिए साफ जाहिर है कि जो आप वर्तमान व्यवस्था जो ग्राम पंचायतों को दे रखे हैं उसके ही कारण तो नहीं पहुँची ना। ग्राम पंचायतों को आपने अधिकार नहीं दिया, ये आप अपने
विभाग के रूप में आप इसको चला रहे हैं। अब विभाग के रूप में चलाना है तो जो विभाग का, जैसे आपका भ्रष्टाचार विभागों में होता है, आखिरी व्यक्ति को गांव तक तो कितनी योजनाएं सर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगभग 60 से ज़्यादा योजनाएं हैं, लेकिन गांव के लोगों के पास कोई योजना नहीं पहुंच पा रही। 2-4 योजनाएं, 2-4-6 योजनाओं के बारे में जानते हो, जानते ही नहीं। तो इस परिवार योजना का प्रचार तो बहुत होता है, क्योंकि प्रचार में अलग से पैसा मिलता है कि सीमित परिवार, 2 बच्चे रखिए, 2 बच्चे से ज़्यादा मत रखिए। तो लेकिन ये प्रचार का जो आपको जिस तरह से इस योजनाओं को लागू होना चाहिए उस तरह से नहीं लागू हो रहा। अब जब लागू नहीं हो रहा है तो लोगों को उसके रुचि नहीं, जब रुचि नहीं है तो वो परिवार बढ़ता ही जा रहा है। ये अलग बात है कि थोड़े बहुत लोग अब ग्रामीण इलाके में थोड़ा बहुत लोग परिवार कम कर रहे हैं, लेकिन जो स्तर चाहिए, जिस तरह से स्तर का परिवार को नियोजित करने का, वो स्तर तो नहीं हो रहा। शायद ही गाँव में आपको मिले कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास दो ही बच्चे हों। अधिकांश लोगों के पास 4-5, 3 के ज़्यादा, तो सबके पास बच्चे हैं। अब इसी नाते जब सरकार एक तरह से फेल हो गई, तब अब सरकार के कह रही है कि अब हम जनगणना ये लाएंगे, परिवार को नियोजित करने का कानून, मतलब जनसंख्या को रोकने के लिए कानून लाए। अब ये कानून लाना पड़ा ना, 52 से जो योजना को आप चलाए, उस योजना को आपने लागू नहीं किया, तो अब आप कोशिश कर रहे हैं कि कानून से सख्ती से रोकें। अब आप देखिए, कानून लाएंगे तो कानून से क्या हो जाएगा? कानून से बच्चों को आप ज़्यादा कहेंगे कि 2 बच्चे से ज़्यादा कोई पैदा करेगा तो हम उसको ये सुविधा नहीं देंगे, वो सुविधा नहीं देंगे उनको, बच्चों को। तो बच्चों का क्या दोष है? अब बच्चों को अगर सुविधा से वंचित करेंगे तो उनका क्या दोष है? उनको माँ बाप ने पैदा किया। अगर इन योजनाओं को ठीक ढंग से आप लागू किए होते तो ये योजनाएं ठीक ढंग से लागू होती तो वैसे भी अब तक लोग बच्चे इतने पैदा नहीं होते, आपकी जनसंख्या नियंत्रण में होती। लेकिन जैसे सरकारी योजनाएं हैं, सब भ्रष्टाचार के पल्ले पड़ जाती हैं और भ्रष्टाचारी उसमें अपना पैसा खा के इन योजनाओं को ऐसी की तैसी कर देते हैं, नहीं लागू होती। और उसके बाद दोष देती हैं कि गाँव के लोग रुचि नहीं लेते हैं, गाँव के लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, गाँव के लोगों में बस भ्रष्टाचारियों के पास 100 बहाने होते हैं कि जब भ्रष्टाचार का पैसा खा लेते हैं उसका 100 बहाने बताएंगे कि ये इस नाते योजना फेल हो गई, इस नाते योजना फेल हो गई, इस नाते योजना फेल हो गई। तो वही हो रहा है। तो आप बताइए, अब ये कानून आएगा तो आप कानून से बच्चा रोकेंगे? मैं नहीं समझता भारत जैसे देश में इनका कानून कितना सफल होगा। और कानून का जो हालत आप देख रहे हैं, जब उसका सफलता नहीं मिले तो इस कानून को लाके क्या कर देंगे? दहेज का कानून तो आपने बना दिया, क्या दहेज रुक गया? क्या ये आज भी कितने मर रहे हैं, कितने जेल जा रहे हैं, क्या हो रहा है? उस दहेज से रुका क्या? तो दहेज की हत्या वाले मामले क्या कम हुए क्या? तो जो कानून से आप परिवार नियोजित कर देंगे वो संभव नहीं। और आप देखिए, अब ग्राम पंचायतों को आपने ये अधिकार दिया नहीं, तो इसलिए एक तरह से इतने महत्वपूर्ण विषय को इन भारत में किस तरह से इतने महत्वपूर्ण विषय को, जिसको कि 52 से लगाना, आप 70 साल हो गए, उस 70 साल में इसको आपने इस कार्यक्रम को नहीं चला पाए, जबकि अरबों खरबों रुपया इसमें आपने खर्च कर दिया। और कितने लोग इस योजना में मालो माल हो गए, क्या से क्या हो गए, उसकी तो अनगिनत कहानी है। लेकिन हम वही कहते हैं कि अगर ये अधिकार आप ग्राम पंचायतों को देते, अगर ग्राम पंचायतों को जो आपने तो दिया ही नहीं, तो गांव पंचायतों को इतने देंगे। आपने आशा बहुएं नियुक्ति कर दी हैं, कुछ मिडवाइफ नियुक्त कर दिए हैं, और अस्पतालों कह दिया कि आप परिवार के लिए चलाइए। जैसा मैंने बताया कि इन लोगों ने क्या किया और कहाँ तक आपका परिवार नियोजन सफलता आई, तो सब फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। लेकिन अगर गांव सरकार बनती, तो मैं बता रहा हूँ, गांव सरकार में यह योजना इतने अच्छे ढंग से इसको गांव के लोग संचालित कर देते कि शायद गांव की आबादी स्थिर हो जाती। अब आप देखिए, हर गांव की आबादी स्थिर, हर गांव में मान लीजिए कि 2000 की पॉपुलेशन है, 2000 के मान के चलो उदाहरण के लिए, अगर हमारी आबादी 2-2.25 साल, 2 लाख, 2.25 2.5 2-2.5 के बीच में रहे तो एक तरह से स्थिर है कि नहीं? अब ये कैसे, आपके पास तो कोई डाटा है नहीं कि गांव की आबादी को आप कितने गांव में आबादी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। वो जब 10 साल में जनसंख्या कराते हैं तब आपको पता लगता है कि इस गांव में इतनी आबादी, क्योंकि जनसंख्या का गणना तो हर 10 साल बाद होती है, तब आपको पता लगता है कि इस गांव की आबादी कितना बढ़ गई। इस 10 सालों में गांव की आबादी की
कितना बढ़ रही है, कितना घट रही है, क्या उसका कोई डाटा तो आपके पास है नहीं। तो आप पहले तो आप 10 साल एक तरह से बिना डाटा के आप गाँव को छोड़ दिए, भाई जितनी आबादी बनाओ, 10 साल के बाद आपने एक डाटा निकाला करे इस गाँव की आबादी कितनी बढ़ गई। तो ये ग्राम पंचायतों को अगर ये अधिकार रहता कि हम अपने गाँव की आबादी को नियंत्रित करेंगे, जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। अब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अब आप देखिए कि कितनी एक ही तो करनी पड़ेगी, कई चीज़ें जनसंख्या को नियंत्रित करनी पड़ेगी। अगर गांव सरकार रहती तो उसका जो है मान लीजिए परिवार कल्याण विभाग होता है जैसे। अब परिवार कल्याण विभाग पहले ही जान लीजिए कि जनसंख्या को हमें नियंत्रित करना है, परिवार कल्याण विभाग गाँव में है। अब गांव में जो परिवार कल्याण को में जनसंख्या नियंत्रित करने का जो तरीका है, आजकल कितने लोग जानते हैं? एक आप कितने तरीके से कृत्रिम तरीके हैं जिससे कि आप परिवार को कम कर सकते हैं। अब कृत्रिम तरीके के बारे में सिर्फ एक ही चीज गाँव के लोग जानते हैं कि नसबंदी। अब नसबंदी के अलावा कोई जानकारी उनके पास है नहीं। तो जब सामान्यतः बता रहा हूँ, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको बहुत सी नहीं। अब नसबंदी के बारे में ये अवधारणा है कि नसबंदी अगर करा देंगे तो उनकी जो प्रजनन शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। तो एक डर मनोवैज्ञानिक रूप से पैदा कर दिया गया। अब यहाँ आप अगर गांव पंचायत अगर ग्राम सरकार रहती तो पहले तो लोगों को ये बताती कि कितने तरीके हैं जिससे कि हम प्रजनन की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं। पहला है देखिए, एक तो ये आपका ये नसबंदी है, पुरुष का नसबंदी भी होता है, महिलाओं की नसबंदी होता है। दूसरा तरीका है कंडोम का तरीका है। अब आप बताइए, पुरुषों का भी कंडोम है, महिलाओं का भी कंडोम है, लेकिन कंडोम के बारे में गांव में बात नहीं करेंगे, शर्माएंगे और उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और स्त्रियां बिल्कुल ही बात करेंगे, और स्त्रियों का जो कंडोम है उनके बारे में उनको किस तरह उनका उपयोग करना है उनको कोई बताएगा नहीं। और बताएगा भी तो कंडोम कोई फ्री में तो गाँव में मिलेगा, और यह गाँव में उपलब्ध तो है नहीं। तो गांव में उपलब्ध है नहीं तो वो किस तरह से उपयोग किया जाए और कहाँ से पैसा आ जाएगा गरीबों के पास कि वो महंगे से महंगे कंडोम खरीद के इस्तेमाल करें। और एक से महंगे कंडोम आते हैं, ये भी नहीं है कि गांव के लोगों को, और रोज इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं तो इतनी संख्या में वो कहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन इन चीज़ें शर्माएंगे गाँव के लोग, इस पर बात करने के लिए शर्माते हैं लोग। अब ये नसबंदी या कंडोम ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है कि ग्रामीण प्रजनन को पूरा करने का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, वो तरीके आ गए हैं जैसे कि अब कुछ गोलियां खाने के आ गई हैं। गोलियां में क्या, रोज गोली खाने से आप अपने को बचा सकते हैं। और स्त्रियों के लिए उसकी, या महीने में कुछ ऐसी गोली आ गई है जिसको खा के महीने में आप अपने प्रजनन को रोक सकते हैं। ये वीकली ऐसे आ गई हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि आप अगर आपस में आपका स्त्री पुरुष का मेल होता है तो उसके बाद प्रजनन न हो, उसके बाद वो दवा खा सकते हैं, तो उस प्रजनन को रोक सकते हैं। इसके अलावा भी रोज कोई न कोई तरीके आ रहे हैं। कुछ नोजल आ गए हैं, कुछ क्रीम्स आ गए हैं, कुछ फोम आ गए हैं, बहुत सारे तरीके प्रजनन के रोक आ गए। ये तरीके रोकने में कृत्रिम तरीके आ गए। अब जिसको जिस तरीके को अपनाना हो वो अपने समझ से, ज्ञान से वो लोग बताएंगे। लेकिन इनको बताने वाला कौन है? वो आशा बहनों को आप भरोसा है तो आशा बहनें क्या बताएंगे? उनको खुद जानकारी नहीं रहती है, आधी तिहाई जानकारी रहती है, वो खुद ही वो इस बातों को, और उनसे आप ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? अनपढ़ गंवार टाइप की सब आशा बहनें हो गई हैं वो, तो उनसे आप ज़्यादा कहाँ से उम्मीद करेंगे कि, और वो क्यों बताएंगे भी? अपने घर बैठी रहती हैं, कोई उनका बस एक ही काम गांव में रह गया कि किसी का बच्चा पैदा होता है तो उसको अस्पताल ले जाती हैं, उसमें उनको कुछ कमीशन मिलता है अस्पताल से, वो कमीशन लेके अपना काम पूरा करते हैं। बस यही काम करें आज से बने, और कोई गाँव में काम करते नहीं। और उसके बाद कुछ आंगनबाड़ियाँ हैं, वो कुछ इधर वो सामान लाती हैं, उसमें तो बेचती हैं, काला धन पैसा कमाती हैं, यही सब काम होते थे। सरकारी भ्रष्टाचार है। कोई हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें जो सरकारी भ्रष्टाचार जहाँ पूरे देश भर में फैला हुआ कि जहाँ भी सरकारी पैसा उसमें ज़्यादा मार लो, आधा खर्च करो, 5-6 घंटे काम करना है तो 1 घंटा काम करके दिखा दो, कागज़ पर दस्तखत कर दो, कागज़ पर प्रधान को पैसा दे दो, चाहे सचिव को पैसा दे दो, दस्तखत करा लो, 4 दिन मत आओ। जैसा ही सब भ्रष्टाचार इस देश का, इसमें उसकी अनंत गाथा है उस भ्रष्टाचार में। उसको आप कितना भी सब जानते हैं, जो गाँव में रहने वाले, गाँव शहर में कोई छूता नहीं है, सब लोग उसको जानते हैं। तो ये जो तरीका है, तो लेकिन गाँव पंचायत रहती तो विभाग उसको एक एक परिवार का हिसाब रखता,
पहला जैसे मान लीजिए कि ये जो कृत्रिम साधन है सबकी जानकारी होती है क्या क्या इसमें। मान लीजिए विभाग में 6 हमारे विभाग में 6 लोग रहते, 6 में एक पुरुष रहता है, 2 पुरुष रहता है, बाकी 4 महिलाएं रहती। वो महिलाएं इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझती हैं, उनको समझाया जाता। फिर देखिए सबसे बड़ी जरूरी है कि अब उसके स्टेजेज हैं। पहला स्टेज ये है कि अब पहले बच्चों की शादी जो है 18 साल के पहले नहीं होना चाहिए। तो ये विभाग पहले देखता है कि किस परिवार में 18 साल की पहले शादी हो रही है, वो रोकता है भाई 18 साल पहले आप शादी नहीं करेंगे। अब 18 साल पहले में बच्ची की शादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 साल पहले अगर वो बच्ची पैदा करती है तो वो उसका तमाम पारिवारिक बीमारियां होती हैं, कम समय में बच्चे पैदा होते हैं, मर जाती हैं, जल्दी मर जाती हैं। तो 18 साल में उनका शरीर बिल्कुल उस तरह हो जाता है कि वो बच्चे को स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। तो वो उनका हिसाब रखते हैं कि ये विभाग की हमें 18 साल के पहले शादी गांव में किसी भी बच्ची का नहीं होने देना। उसके बाद वो रखते हैं कि अगर वो जैसे उसकी शादी मान ली बाहर से कोई बच्ची चली गई दूसरे, लेकिन किसी लड़के की शादी बहू अगर आती तो पहले वो उस परिवार में पहुंच के विभाग उसको कहता है कि भाई आप प्रजनन रोकने के लिए ये साधन है, तुमको बच्चा पैदा कर जल्दी करना है तो ठीक है करो। अगर बच्चा नहीं पैदा करना, नियोजित करना है कि हमें 3-3 साल 2 बच्चे पैदा करना है, 3-3 साल बच्चा करना, तो ये तुम्हारे संसाधन बिल्कुल मुफ्त में गाँव के तरफ से तुमको उपलब्ध किया जा रहा है। तुम्हें गोली चाहिए तो गोल लो, तुम्हें कंडोम चाहिए तो कंडोम लो, तुम्हें और भी जो संसाधन है जो उसके तरीके हैं वो तुमको मुफ्त में दिया जाएगा। तो वो लोग मुफ्त पे लेते हैं और अपने परिवार को नियोजित कर लेते हैं। तो ये 2 चीज़ परिवार से किससे होगा। उसके अलावा जैसे ही और बच्चे का मान लीजिए किसी महिला के पेट में बच्चा आ गया, तो बच्चे को देखिए जब यहाँ समुचित पालन पोषण का जब मतलब ये है कि जैसे माँ के घर में बच्चा जब आ गया तो उसी दिन से उसका पालन पोषण शुरू हो जाएगा। उसको अच्छा आहार मिलना चाहिए, माँ को अच्छा आहार मिलना चाहिए ताकि बच्चे को पुष्ट हो, और उस चीज़ में कोई ऐसी माँ को बीमारी ना हो इन चीज़ों को। तो वो उनके हिसाब से वो जो हमारे विभाग होता गाँव का ये परिवार कल्याण देखता है कि किसी बीमारी ना हो। अगर रहता तो स्वास्थ्य विभाग के कहता है कि भाई आप लोग इनके स्वास्थ्य विभाग भी गाँव में रहता कि इनका ये आप ध्यान दीजिए कि उनके एनीमिक तो नहीं हो रहे, खून तो नहीं कम हो रहा है, कोई और बीमारी नहीं हो रही। तो फिर स्वास्थ्य विभाग को वो सौंप देते हैं और स्वास्थ्य विभाग उनके स्वास्थ्य की देखभाल स्वास्थ्य विभाग करता। इसके अलावा वो जैसे बच्चा पैदा हुआ तो जब बच्चा पैदा होने वाला है तो कैसे अस्पताल में जाएगा उसको बता देता स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग उसको अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था करवाता। वो वहाँ बच्चा आ जाता। फिर बच्चा जब आ जाता तो पालन पोषण के लिए उसको क्या ज़रूरतें हैं, क्या खान पान चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितनी ये चाहिए, ये फिर पालन पोषण ये परिवार कल्याण विभाग इसको अपने हाथ में ले लेता और फिर देखता कि बच्चे। तो हर परिवार पर ये विभाग नजर रखता कि जैसे शादी से लेके और जब बच्चा तक बड़ा न हो जाता उसके बाद सुझाव देता है कि भाई एक बच्चा हो गया 3 साल में जाके दूसरा बच्चा ना पैदा करो, और उसके रोकने के लिए जो कृत्रिम संसाधन उनको लाकर मुफ्त में उपलब्ध कराता। आप देखिए कि तमाम गांव के गरीब लोगों को बहुत सी स्त्रियां नहीं चाह रहे हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करना क्योंकि वो देख रही हैं, लेकिन उनके पास कृत्रिम संसाधन है ही नहीं है। और कृत्रिम संसाधन में पुरुष जो है उनको बाधा है तो पुरुषों को भी समझाते हैं। अगर कृत्रिम संसाधन का इस्तेमाल का अगर आप उनको उपलब्ध करा दिए, अगर इतना उपलब्ध करा दिए कि उन्हें इस बात दिक्कत ना हो कि तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो उनको उपलब्ध कराते नहीं। अब जैसे दवाई उन्होंने खाने की गोली दी, आपने 1 महीना दिया, अगले महीने में नहीं दिया, तो अब 1 महीने की गोली दिया, अगले महीने दवाई नहीं पाएंगे तो इतना वो बाजार में जाके तो इतना महंगा दवाई खरीद के नहीं लाएंगे। तो फिर तो वो तो इसीलिए हम लोग ग्राम पंचायतें तो आपके राशन की दुकान पर रखवा देती। जब ये गांव सरकार बनती तो राशन के दुकान पे ही एक तरह से जितने कृत्रिम संसाधन है वहीं उपलब्ध करा दिया जाता, और ये गांव सरकार वहीं से कहती है कि जिसको राशन लेना है, जब राशन के साथ साथ आपके ये जितने गर्भ निरोधक हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी उसी के साथ ले जाइए ताकि आपके परिवार में ये आप जब चाहें तभी बच्चा पैदा करें। तो इससे आप बिल्कुल गाँव के परिवार को नियोजित कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके गांव में आपको 2000 आपको गणना करिए, हर साल करिए, हर 6 महीने में करिए। अगर परिवार बढ़ता है तो देखिए भाई कहाँ परिवार बढ़ रहा है, किसको समझाने की जरूरत है, क्यों संख्या बढ़ रही है। तो हर साल ये नियोजित गांव के लोग अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से नियोजित कर सकते हैं, अपने गांव के परिवारों की। और संख्या देखिए
हमारे पास 1 अरब लोग हैं। 1 अरब लोगों को गांव की सरकार के माध्यम से हम उनके बिल्कुल बिना किसी बहुत बड़ी कोशिश के, जितना अरबों खरबों रुपया आपने खर्च किया, उसके बहुत ही कम खर्चे में, बहुत कम खर्चे में परिवार को नियोजित कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि कृत्रिम संसाधन और थोड़ा बहुत चीज़ें बताने की ज़रूरत है, उनको खान पान की चीज़ें बताने की जरूरत है गाँव का, लेकिन गाँव में कोई है नहीं बताने वाला, और ना कृत्रिम संसाधन कोई गर्भ निरोधक चीज़ देने वाला नहीं। केवल आप टीवी, रेडियो, एक्टर, सिनेमा, ये वो गाना बजाना, ये सब फालतू चीज़ें जो है करके कमीशनबाजी वाला सब काम चलता रहता है। लेकिन जहाँ असली काम होना है, जिस तरह से इस चीज़ को नियोजित ढंग से करना है, वो नहीं होता है। बस भाषणबाजी और ये वो सब जो भारत में होता है। भारत में तो, भारत एक ऐसा देश है कि मैं समझता हूँ दुनिया में इससे बढ़िया देश कोई लूटने खसोटने का शायद दुनिया में अब रह ही नहीं गया है। खूब जो भी आप सरकार का पैसा लाइए, लगाइए, और सरकार के पैसे को लूटने का तरीका निकाल लीजिए। और नेता तो यहाँ है ही, हरदम लूटने के लिए बैठे रहते हैं। और पहले तो टोपी लगा के लूटते थे, अब टोपी भी नहीं लगाते हैं, अब तो शान मान से अपना घूमते रहते हैं सब, और उसके बाद लूटने के लिए जुगाड़ में दिन रात नेता लगे रहते हैं। तो ये देश तो ऐसे ही है। लेकिन देश समझिए, ये देश बदलेगा, और तभी बदलेगा जब गांव सरकारें बनेंगी। गांव सरकार बनेंगी, गांव के लोग अपने हाथ में सारी चीज़ें लेंगे। इन नेताओं की जो बेईमानी है, लूट है, खसोट है, वो तो खत्म ही हो जाएगा। ये नेता दिखाई नहीं देंगे गाँव में, क्योंकि गाँव में जाएंगे क्या करना, क्या इनको, गाँव के लोग अपनी व्यवस्था खुद करेंगे, तो वो तो अब एकदम खत्म ही हो जाएंगे नेता। चाहे ये आपको देखिएगा कि वैसे गायब हो जाएंगे जैसे कि गर्मी में घास गायब हो जाती है, तो ये दिखाई नहीं देंगे नेता। लेकिन ये इतनी आसानी से, ये आपको जब नेताओं को आप खत्म करने जा रहे हैं, तो इतनी आसानी से तो ये नेता आपको छोड़ेंगे नहीं, गांव सरकार तो बनने नहीं देंगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गांव सरकार बनने के लिए आप कोशिश करिए, और जम के कोशिश करिए, हर तरह से कोशिश करिए। और गांव जब बनेंगे तो गांव समझ लीजिए कि एक निश्चित रूप से स्वर्ग बनेंगे। तो ये तो आज के ये विषय रहा। लेकिन एक विषय जो बहुत हमें आज चौंकाने वाला विषय है, मैं 2 मिनट में उसको भी ख़त्म करके आपको बता रहा हूँ कि ये अब मैं समझ रहा हूँ कि ये गांव की जो वर्तमान और मोदी जी का जो सोच है ना, हमको लगता है कि वो गांव को ख़त्म करना ही चाहते हैं। और अभी किसानों की जो समस्या आई है, जो चल रहा है, वो तो अलग चल ही रहा है। उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से गांव को फिर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले से गुलाम तो ही है, लेकिन अब वो कॉर्पोरेट घराने के गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। वो मैं पहले आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आज ये एक बात बता रही हूँ, कुछ दिन पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने एक एडवाइजरी राज्य सरकारों को जारी की। और वो एडवाइजरी ये है कि जो गांव पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की ज़मीन है, उनका मकान आपके पास, उन ज़मीनों को आप लोगों को दे दीजिए, किराए बेच दीजिए या लीज पर दे दीजिए, और उन ज़मीनों से पैसा जुटा के और गांव का संसाधन जुटाइए। अब ये आप इस समझ सकते हैं कि क्या है ये। ये तो बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ठीक है, ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, वो संसाधन हम उसको किराए पे दे देंगे और उससे हमको पैसा मिलेगा। अब बताइए, गांव में कौन लेगा आपकी ज़मीन? किसको जरूरत है किराए पर ज़मीन आपका लेगा? किसके पास इतना पैसा है गाँव में? इसके बहाने अब देखिए, वही जो वो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो ज़मीन हड़पने का वो जो तरीका अपनाया गया था, मैंने कहा है, अब ये नया तरीका एक और दिया कि अब वो तो किसानों की ज़मीन लेने का था, अब किसान तो देगा नहीं, आंदोलन चल रहा है, तो अब ये नया तरीका निकाला गया कि ये ग्राम पंचायतों की ज़मीन हड़प लो। अभी ये है कि ग्राम पंचायतों की ज़मीन को अगर आपको बेचना हो, लीज पर देना हो, तो एसडीएम से परमिशन लीजिए, डीएम से परमिशन लीजिए, जल्दी परमिशन मिलता नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायतों की ज़मीन सुरक्षित इसलिए रखी जाती है कि खेल का मैदान बनाना है, कल अस्पताल बनाना है, कोई विकास का काम करना है, अधिक से अधिक ज़मीन चारागाह बनाना है। न चारागाह के लिए ज़मीन है, न खेल मैदान के लिए ज़मीन है, न किसान सचिवालय बनाने के लिए ज़मीन है। ज़मीन गाँव में है नहीं, लेकिन वो फिर भी ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इन ज़मीनों को आप बेच के, इन ज़मीनों को किराए पर दे के, लीज पर दे के पैसा कमाइए। इसका मतलब साफ समझिए। इसका मतलब कुछ गांव पंचायतें ऐसी हैं जहाँ की व्यापारी, जहाँ की ज़्यादा ज़मीन है, कुछ में, अब ये सारी ज़मीनें को उनको गांव किसान दे नहीं रहा है, तो अब चलो सरकार का ही ज़मीन हड़प लो। तो ये ग्राम पंचायत मतलब सरकारी तो है, पर जनता को अब गाँव पंचायत ज़मीन है,
तो अब ये इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए ये नियम आ रहा है कि ग्राम पंचायतों से का जमीन इस तरह हड़प लो कि हम भी अपने संसाधन गांव वाले जुटाना चाहते हैं तो बेशक उनको दे देंगे। अब ये देखिए कि अब कितना बड़ा एक गांव के साथ, इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। 1 अरब आबादी को रहने के लिए जगह नहीं है, उनको मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, और वहाँ पूंजीपतियों पैसे वाले को देंगे। ये क्या करेंगे? औने पौने दाम पर प्रधान को पैसा देके, घूस देके, डीएम को देके, एसडीएम को घूस देके ये सब जमीन हड़प लेंगे। और जब बाहरी लोग आके जमीन हड़प लेंगे तो आप उनसे कभी खाली करा पाएंगे क्या? गाँव में मामूली जो जमीन लोग कब्जा कर लेते हैं वो तो खाली करा नहीं पाते हैं। तो इन बड़े बड़े लोगों से जो गांव पंचायतों की जमीन आके खरीद लेंगे, तो चूंकि किसान दे नहीं रहा तो अब चलो पंचायत का ही जमीन हड़प लो। तो ये घूस दे दे के सब पैसा जमीन खरीद लेंगे, और फिर उस जमीन का क्या करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, क्या बनाएंगे, ये इतना खतरनाक है। लेकिन मैं पता नहीं कि हमारे सामने आ रहा है कि हमको ये लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, ग्रामीण परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं, होगा भी नहीं। एक छोटे से कस्बे में रहते थे और कस्बे के बाद वो निकल गए, अपना घूम फिर के आरएसएस में प्रचारक बन गए और इधर उधर दफ्तरों में घूमते रहे, तो इन्हें इधर उधर घूमते रहे, तो वो ग्रामीण व्यवस्था को नहीं समझ पाए। जो लोग उनको समझा देते होंगे वैसा ही करते हो, नहीं तो ऐसे ऐसे खतरनाक निर्णय वो कभी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं लेगा। कोई भी देशभक्त, कोई भी सामाजिक ग्रामीण आदमी ऐसा नहीं लेगा कि उसमें किसान कानून से कि दौर कॉर्पोरेट को आपने कह दिया कि जाइए गांव में खेती करिए। अरे गांव में खेती तो बड़े, अगर ईमानदारी से करते तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन वो तो खेती के नाम पर धीरे धीरे पूरी जमीन ही हड़प लेंगे। अब वो एक तरीका उधर आपने किसानी कानून में लगा दिया, दूसरा व्यवस्था आपने इसमें देने जा रहे हैं कि आप जो है ग्राम पंचायत है जमीन पर, तो मतलब किसान भी अपना जमीन बेच दे कॉर्पोरेट को, और जो ग्राम पंचायत की जमीन है ये भी ग्राम पंचायतों को दे दे इन लोगों को। तो ये सारा का सारा गांव जो है ये खरीद लिया जाए, और ताकि ये गांव के जो लोग जो हैं लोग, वो लोग गुलाम से बदतर जिंदगी जिए, इन्हीं के सेवा भाव में पूरी जिंदगी आप बिताए। तो ये खतरनाक बात को इसलिए हमको बताना जरूरी था, इसको समझ लीजिए और इस समझ को गहराई से समझिए। और जिन गाँव में अगर ये कानून आ भी गया हो तो मैं ऐसे तमाम लोगों से कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल 1 इंच भी जमीन अपने गाँव को संसाधन आवे या न आवे मत दीजिएगा। अगर देंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे प्रधान लोग बहुत ही लालची होते हैं, हम सब बहुत से उनको, क्योंकि उनका प्रधान ही बनते ही इसलिए है कि वो पैसा हमको कमा लें, तो उनको गाँव से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये लोग लालच में जमीन आने पौने दाम पर बेच देंगे, क्योंकि उन्हें तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है और डीएम और एसडीएम तो बैठे ही हुए हैं, लूटने के लिए बैठे हैं। तो वो सब तुरंत ग्राम प्रधान से एक जाएगा पैसे वाला आदमी, डीएम साहब को मान लीजिए 10 करोड़ की ज़मीन होगी, 1 करोड़ पकड़ाएगा उनको, 50 लाख देगा प्रधान को, 1.5 करोड़ में देगा और 12 करोड़ में ज़मीन वो खरीद लेगा, और ज़मीन की दाम होगी 50 करोड़ और 10 करोड़ में सौदा, 12 करोड़ में सौदा पड़ जाएगा, 50 करोड़ की ज़मीन वो ले लेगा। तो ये बड़ी तेज़ी से होगा। तो आप लोग इस पर आप में सावधान रहिएगा, इस बात को जरूर, इस पर मैंने इसलिए बता दिया, इस बारे में और विस्तार से मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको केवल सावधान किया है कि देख लीजिए कि किस तरह से देश में गाँव के साथ किस तरह से गाँव को लूटने की बड़ी योजना चल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गांव सरकार जब तक नहीं बनेगी, इन योजनाओं को नहीं रोक पाए। गांव सरकार रहती तो 1 इंच जमीन भी आप उसमें लेने की हैसियत किसी की नहीं रहती, क्योंकि गांव सरकार जब तक अनुमति नहीं देती, गांव सरकार की व्यवस्था है, वो क्यों आपको जमीन दे, वो जो तय करेगी वो करेगी। तो 1 इंच भी जमीन लेते आप और आपके आदेश को मानने को बाध्य नहीं है, तो वो जमीन क्यों देगी आपको? उसकी भूमि प्रबंधक समिति है, वो प्रबंध करेगी, आप 1 इंच में आपके कहने से तो नहीं दे देगी, वो उसकी तो अपना स्वतंत्र सत्ता होगी, वो नहीं देगी। और नेता कहने से या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहने से थोड़ी जमीन दे देगी, तो वो देगी नहीं, देती नहीं, तो वो जमीन हमारी सुरक्षित रहती है। उसी तरह कॉर्पोरेट जो आने वाले खेती कानून का ग्राम सरकार रहती है, तो कॉर्पोरेट को घुसने नहीं देती, उनको मार भगा देती, वहाँ से भागो यहाँ से, नहीं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे। तो गाँव सरकार जितनी जल्दी बने गाँव को बचा पाएंगे, और गाँव को बचाएंगे नहीं, गाँव को स्वर्ग बनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहूँगा, गाँव सरकार बनाइए और गाँव को स्वर्ग बनाइए। धन्यवाद साथी।